नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। हिमाचल प्रदेश के बागवान हाशिए पर, कब वापस होगा जीएसटी का 10 करोड़। ओडिशा के रायगढ़ में 4 दिवसीय जिला कृषि यंत्र महोत्सव का हुआ शुभारंभ। एक्सपो 1 ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट 2023 की शुरुआत सिम्फेड सबसे बड़े जैविक व्यापार मेले की कर रहा मेजबानी। सिर्फ 6 मिनट में ये नया ड्रोन 1 एकड़ खेतों में करेगा छिड़काव, लागत भी है बहुत कम। 3 लाख महिला किसानों को मिले 54,000 करोड़ रुपए, अब एक और नई योजना शुरू। आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए मिलेगा 1 लाख रुपए का अनुदान, जाने कैसे मिलेगा लाभ। अडानी ग्रुप को फिच ने दी खुशखबरी, निवेशकों, पूंजी और संकट के असर को लेकर कही खास बात। रेलवे जल्द ही हेरिटेज रूट पर चलाएगी 35 हाइड्रोजन ट्रेनें, राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान। भारत के सबसे कठिन रेलवे घाट सेक्शन से होकर गुजरेगी वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कच्चे तेल के भाव में नरमी, जाने सभी महानगरों में 4 फरवरी को क्या है पेट्रोल डीजल के दाम। राज्यपाल ने 2 विधायकों को दी स्वीकृति, सुझावों के साथ मंजूर किया कृषि उपज एवं पशुधन विपणन बिल। बजट पेश होने के बाद सस्ता हुआ खाद्य तेल। आदिवासियों की जमीन पर डाला जा रहा डाका, कम दामों में बेच रहे आर्थिक तंगी के कारण। केंद्र सरकार बनाएगी 2 लाख पैक्स, किसानों के लिए साबित होगी संजीवनी। दिल्ली ने ठिठुरती ठंड को कहा अलविदा, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बागवान एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बागवानी की पैकिंग पर 6% जीएसटी रीइंबर्समेंट का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। क्या नई सरकार बागवानों की मेहनत की कमाई वापस करेगी या पिछले भाजपा सरकार के किए गए वादों को अनदेखा कर देगी? इस मुद्दे पर बागवान और किसान खुद अभी तक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है मामला। दरअसल हिमाचल प्रदेश अपनी सेब की खेती के लिए जाना जाता है। सेब हिमाचल की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, परंतु पिछले आम बजट 2022 के दौरान हिमाचल के बागवानों पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सेब पर होने वाली पैकेजिंग पर 6% जीएसटी की बढ़ोतरी कर दी, जिसकी वजह से सेब बागवानों पर खर्च का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया, जिससे बागवान प्रदेश की सरकार से खफा हो गए और सड़क पर उतरकर इस निर्णय का विरोध करने लगे थे। इस दौरान बागवानों ने सरकार के इस फैसले को वापस लेने के लिए जेल भरो आंदोलन को भी चलाया। इस पर संजय चौहान ने बताया कि हमने अब की वर्तमान सरकार से 6% जीएसटी प्रतिपूर्ति के बारे में निवेदन किया है, लेकिन अभी तक सरकार से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक 20 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखियो को सौंपा है, जिसमें ये जीएसटी प्रतिपूर्ति की मांग भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि जल्द ही हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। ओडिशा के रायगढ़ में शुक्रवार को 4 दिवसीय कृषि मेला जिला कृषि यंत्र महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। महोत्सव के शुभारंभ में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि इस महोत्सव के माध्यम से ओडिशा सरकार किसानों, कृषि विशेषज्ञों और कृषि उद्योगपतियों को एक साथ मंच पर ला रही है, जिसमें कृषि जागरण मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। बता दें कृषि यंत्र मेला 2023 का आयोजन 3 फरवरी से 6 फरवरी तक 4 दिवसीय होगा, जो किसानों के लिए समान रूप से सुनहरा अवसर है। राज्य सरकार किसान भाई बहनों के विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। राज्य के सभी किसानों को उन्नत कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक, नया ज्ञान और तकनीक आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिए ओडिशा सरकार द्वारा किए गए प्रयास हमेशा सराहनीय हैं। इसी तरह एक नए प्रयास से सरकार व जिला प्रशासन ने कल से कृषि यंत्र मेले का आयोजन किया है।
देश का सबसे बड़ा जैविक व्यापार मेला एक्सपो 1 ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। इस 3 दिवसीय मेले की शुरुआत कल से यानी 3 फरवरी 2023 से हो चुकी है। इस मेले में कृषि जागरण मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। बता दें 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चलने वाले इस जैविक मेले का आयोजन सिक्किम राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड यानी सिम्फेड द्वारा कृषि विभाग, असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित किया जा रहा है। मेले का आयोजन पूर्वोत्तर में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही इसका मकसद जैविक फसलें उगाने वाले किसानों या उत्पादकों के साथ उपभोक्ता संबंध स्थापित करना है। खेती बाड़ी के लिए विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रोन नए जमाने की तकनीक है। जो किसान इस तकनीक का लाभ ले रहे हैं उनके लिए खेती बाड़ी बेहद आसान हो गई है। मौजूदा समय में उच्च तकनीक से लैस ऐसे ही ड्रोन सामने आ रहे हैं जिससे कि कम दाम पर अच्छी पैदावार पा सकते हैं। आमतौर पर 1 एकड़ में कीटनाशक उर्वरक छिड़काव करने में 10 मिनट के आसपास समय लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक संस्था फ्लाई एक्स स्टार्टअप ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो कि महज 6 मिनट में 1 एकड़ में कीटनाशक उर्वरक का छिड़काव कर देगा। इस ड्रोन का नाम वरुण दिया गया है। इसका लाभ ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लर्निंग मशीन तकनीक से लैस होगा। कम समय में छिड़काव करने के कारण लोगों की मेहनत बचेगी, साथ ही लागत भी कम आएगी। इस ड्रोन की विशेषता ये भी है कि यदि ड्रोन को 1 या 2 एकड़ में खेत में छिड़काव करना है और अगर किसी कारणवश कीटनाशक उर्वरक छिड़काव करते समय बीज खेत में ही खत्म हो जाता है तो ये दवा भरवाने के लिए होम सेंटर जाएगा। वहां से दवा लेकर दोबारा उसी स्थान से छिड़काव खत्म करेगा जहां कीटनाशक या दवा खत्म हुई थी। यदि ड्रोन में बैटरी खराब होने, बंद होने या अन्य किसी तरह की गड़बड़ी आ रही है तो ये रास्ते में नहीं रुकेगा बल्कि होम सेंटर पर पहुंचकर ही बंद होगा। देश के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार तेजी के साथ कार्य कर रही है, जिसमें महिला किसानों और गरीब तबके की महिलाओं को भी और सशक्त बनाया जा रहा है। बता दें कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र से पहले अपने संबोधन में कहा कि देश की करीब 3 लाख महिला किसानों के बैंक खाते में 54,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत वे 2 साल की अवधि के दौरान 2 लाख रुपए तक की राशि जमा करवा सकती है, जिसके लिए सरकार द्वारा 7.75% का ब्याज दिया जाएगा। सरकार की इस पहल से महिलाएं अपनी बचत शुरू कर भविष्य के लिए एक अच्छी खासी रकम जमा करवा सकती है। आधुनिक दौर में कृषि की महत्वता को बढ़ाने के लिए तकनीक और मशीनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कृषि मशीनों के माध्यम से खेती कार्यों का काम बहुत आसान हुआ है। हालांकि हर एक किसान के लिए कृषि यंत्र खरीदना संभव नहीं है। इसके लिए सरकार आगे आकर सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन उद्यानिकी में यंत्रीकरण योजना चलाई है, जिसके तहत बागवानी करने वाले किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए पावर टिलर, ट्रैक्टर, रोटावेटर, ट्रैक्टर माउंटेड ऑपरेटेड स्प्रेयर और पावर चलित मशीन आदि की खरीदी पर 40 से 50% की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें महिला किसानों को विशेष छूट दी जा रही है। बता दें इस योजना के लिए राजस्थान के बागवानी करने वाले किसान उत्पादक संगठन FPO महिला किसान स्वयं सहायता समूह आवेदन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं शेयर बाजार की ओर। अडानी ग्रुप के शेयरों में आ रही गिरावट के बीच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने बड़ी खुशखबरी दी है। फिच रेटिंग्स का कहना है कि अडानी ग्रुप और उसकी संपत्तियों की रेटिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के क्रेडिट प्रोफाइल पर किसी भी तरह का असर नहीं देखा गया है। फिच ने कहा कि हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि ग्रुप के कैश फ्लो पर किसी भी तरह का असर नहीं हुआ है। अब फाइनेंस और इससे जुड़ी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। फिच को उम्मीद है कि अडानी ग्रुप के नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में बुनियादी ढांचे में सुधार राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है। उच्च सदन में एक लिखित सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे पहाड़ी इलाकों के हेरिटेज रूट पर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनें चलाने पर विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पायलट प्रोजेक्ट में अभी तक कुल 39 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने का विचार किया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि प्रत्येक हाइड्रोजन ट्रेन 80 करोड़ में बनेगी, जबकि प्रत्येक रूट पर ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 70 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। सभी हाइड्रोजन ट्रेनें हिल रूट पर चलाई जाएंगी। इसके साथ ही राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डेमू ट्रेनों में रेट्रोफिटमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाने के लिए 111.83 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट हाइड्रोजन ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे के जिन सोनीपत सेक्शन पर चलाई जाएगी। इस ट्रेन का फील्ड ट्रायल 2023 से 24 में संभावित है। मुंबई को जल्द ही 2 नई अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार 10 फरवरी को मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस और मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने की संभावना है। ट्रेनों में से एक पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पहुंच चुकी है, जबकि दूसरी के अभी आने की उम्मीद है। मुंबई शिरडी ट्रेन मुंबई के पास कसारा इलाके में थाल घाट के माध्यम से 5.25 घंटे में 340 किलोमीटर चलने की उम्मीद है। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस 6.35 घंटे में लगभग 455 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और पुणे के राष्ट्रीय कर्जत और खंडाला के बीच स्थित भोर घाट से होकर गुजरेगी। ये देश के सबसे कठिन रेलवे घाट खंड है, जहां ट्रेनें अतिरिक्त लोकोमोटिव का उपयोग करती है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगले सोमवार को पहली बार चलने से पहले पार्किंग ब्रेक का परीक्षण करने के लिए दोनों ट्रेनों का मुंबई के बाहरी इलाकों में घाट खंड में परीक्षण किया जाएगा। भारतीय तेल कंपनियों ने आज यानी शनिवार के लिए भी पेट्रोल डीजल का दाम जारी कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां कच्चे तेल के भाव में गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया और कीमतें स्थिर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। हालांकि कुछ शहरों में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अन्य कारणों की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने बीते दिन यानी शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 90 पैसे का सेस लगाया है। इसके चलते पंजाब में पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। राज्यपाल ने झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 पर अपनी स्वीकृति राज्य सरकार को कुछ सुझाव के साथ प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के आलोक में नियमावली के गठन के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जाए। बाजार शुल्क के दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण और अनुसूचित जनजातीय समुदाय के किसान का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाए। साथ ही जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है, उनमें भी छोटे और कमजोर वर्ग से आने वाले किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए और राज्य स्तर पर गठित कृषि विपणन परिषद में हितधारकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहभागी किया जाए। सूरजमुखी तेल के रिकॉर्ड आयात के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में हाल ही में सभी देशी तेल तिलहनों में जोरदार गिरावट देखी गई। खाद्य तेल कीमतों की इस गिरावट के कारण आगामी सरसों का बाजार में खपना मुश्किल हो गया है। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तेल तिलहन मामले में हम आत्मनिर्भरता के बजाय आयात पर पूरी तरह निर्भर होते जा रहे हैं। जनवरी के महीने में शुल्क मुक्त आयात की कोटा व्यवस्था के तहत सूरजमुखी तेल का सर्वाधिक लगभग 4,72,000 टन का आयात किया गया है, जबकि देश में इसकी मासिक औसत खपत 1.5-2 लाख टन के बीच होती है। यानी जरूरत से कहीं 200% अधिक मात्रा में सूरजमुखी तेल का आयात हुआ है। इसी प्रकार जनवरी में सोयाबीन तेल का आयात बढ़कर लगभग 4 लाख टन हो गया है।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में लगातार आदिवासियों की जमीन उनके हाथों से फिसलती जा रही है। आदिवासी लगातार अपनी जमीन दूसरे लोगों को बेच रहे हैं। यही नहीं, अब आदिवासियों के पास धीरे धीरे जमीन सिमटती जा रही है और बड़े किसानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि 10 साल पहले बड़े किसानों की संख्या 35,000 थी, लेकिन अब साल 2023 में और 22 से ही बड़े किसानों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई है। वहीं छोटे और सीमांत किसानों की संख्या काफी कम होती जा रही है। दरअसल पिछले 4 दशकों से बस्तर संभाग में आदिवासियों की जमीन पर डाका डाला जा रहा है। पैसों का लालच देकर औने पौने दामों में आदिवासियों की जमीन खरीदी जा रही है, जिसके चलते अब सीधे आधे से ज्यादा आदिवासी अपनी जमीन बेचकर मजदूरी कर रहे हैं। इन जमीनों को संपन्न आदिवासियों के अलावा सामान्य वर्ग के लोग, अधिकारी और व्यवसायी खरीदी कर रहे हैं। वहीं लगातार आदिवासियों की जमीन जिस गति से खरीदी बिक्री हो रही है, इसको लेकर आदिवासी नेताओं ने भी चिंता जाहिर की। साथ ही इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जांच करने की भी मांग की है। देश में सहकारिता क्षेत्र को दमदार बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसका असर जमीन पर दिख रहा है। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी पैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खुद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार की नई योजना के अनुसार देश के हर वर्ग तक पैक्स का दायरा होगा। जो काम देश में कॉमन सर्विस सेंटर कर रहे हैं, वही काम पैक्स कर सकेंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में सहकारिता क्षेत्र में पैक्स को लेकर एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें विशेष तौर पर सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की भागीदारी होगी। ये सभी एकजुट होकर पैक्स का दायरा बढ़ाने का काम करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो अब यहां से सर्दी का मौसम विदाई लेने लगा है। अगले 1 हफ्ते तक आसमान साफ रहने का अनुमान है। हालांकि बीच बीच में तेज हवाएं से थोड़ी बहुत ठंड देखने को मिलेगी। दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश में भी तापमान में बढ़त का अनुमान है, लेकिन कोहरे से लोगों को अब भी थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बीते दिन उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले में 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया था। अनुमान है कि यहां भारी बर्फबारी में कभी भी एवलांच आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।